हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अरविंद बिडलान क्लासेस में। बच्चों, आज जो हम वीडियो में डिस्कस करेंगे ये क्लास 9 विषय सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 3। ठीक है, आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है क्लास 9 सोशल साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 3, डायनेमिक एटमॉस्फेयर एंड चेंजिंग क्लाइमेट, यानी कि गतिशील वायुमंडल और बदलती जलवायु। तो आज हम इस वीडियो में इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे। हम जानेंगे कि वायुमंडल क्या होता है और किस तरीके से जलवायु बदलती है, जलवायु का क्या असर पड़ता है हमारे पर्यावरण पर, हमारे जीवन पर। ये सारी चीजें आज हम इस चैप्टर में जानेंगे। ठीक है, तो बेटा जो बच्चे चैनल से नहीं जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिएगा। वीडियो में आप अपने कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, तो ये चैप्टर जो आज हम पढ़ेंगे ये आपकी न्यू सिलेबस में जो एनसीईआरटी चेंज हुई है आपकी, ये न्यू सिलेबस का ही चैप्टर है जो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो को। तो बच्चों, जैसे कि चैप्टर का जो नाम है वो है द डायनेमिक एटमॉस्फेयर एंड द चेंजिंग क्लाइमेट, यानी गतिशील वायुमंडल और बदलती जलवायु। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि वायुमंडल होता क्या है। देखिए, वायुमंडल की अगर हम बात करते हैं, क्या है वायुमंडल? द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ थिक लेयर ऑफ एयर नॉन एज एटमॉस्फेयर, यानी कि हम कह सकते हैं इसे क्या कि पृथ्वी के चारों ओर वायु की एक मोटी परत होती है जिसे वायुमंडल कहते हैं। तो वायुमंडल क्या है? हवा की, वायु की एक मोटी परत होती है जो हमारी अर्थ को चारों ओर से घेरे रखती है, उसे हम वायुमंडल कहते हैं। देखिए, यहाँ भी हम इसको जान सकते हैं इस तरीके से। ये देखिए, ये हमारी अर्थ है, आप देख रहे हैं, ये हमारी अर्थ है और इस तरीके से यहाँ पे एक लेयर आपको दिख रही है। ठीक है, इस तरीके से जो लेयर होती है, ये जो लेयर है अंदर वाली, इस लेयर को भी हम क्या कहते हैं? इस लेयर को हम बोलते हैं वायुमंडल, जो हमारी अर्थ को चारों ओर से घेरे रखती है। ठीक है, तो ये समझ में आया होगा आपको। आगे देखिए, कहता है दिस एटमोस्फेयर प्ले अ वाइटल रोल इन मेकिंग अ लाइफ पॉसिबल ऑन आवर प्लैनेट, यानी कि यह वायुमंडल हमारे ग्रह पर जीवन को संभव बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बिल्कुल सही बात है, अगर वायुमंडल हमारी अर्थ पे नहीं होता तो शायद जीवन भी संभव नहीं होता। तो वायुमंडल की वजह से ही हमारा जो ग्रह है ये जीवन को संभव जो है बनता है। मतलब अगर वायुमंडल है तो हमारे ग्रह पर जीवन संभव है। ठीक है, क्योंकि वायुमंडल की वजह से ही हमारे अर्थ पर जीव, जानवर और मनुष्य जो है वो सरवाइव करता है। ठीक, आगे देखिए, आगे कहता है इट्स आगे कहता है इट प्रोवाइड अ एयर वी ब्रीथ, प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल सोलर रेडिएशन एंड हेल्प्स रेगुलेट द अर्थ टेम्परेचर। तो वायुमंडल क्या करता है? ये है, वायुमंडल से हमें मतलब क्या मिलता है? हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है, हानिकारक सौर विकिरणों से हमें बचाता है तथा पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित करने में भी मदद करता है। तो वायुमंडल हमारे लिए न केवल हमें वायुमंडल से सांस लेने के लिए वायु मिलती है, बल्कि हमारा बचाव करता है सूर्य की अल्ट्रावायलेट रेज से। जो सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज है, पैराबैंगनी किरणें हैं, उनको उनसे हमें बचाता है हमारा वायुमंडल। और साथ ही साथ धरती के तापमान को भी ये नियंत्रित करता है। ना धरती ज्यादा गर्म हो सकती है और ना धरती ज्यादा ठंडी हो सकती है, क्योंकि वायुमंडल हमारी अर्थ को चारों ओर से घेरे हुए है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे कहता है विदाउट द एटमोस्फेयर द अर्थ वुड बी टू हॉट ड्यूरिंग द डे एंड टू कोल्ड एट नाइट। कहने का मतलब वायुमंडल के बिना पृथ्वी दिन में बहुत गर्म और रात में बहुत ठंडी हो जाती। अगर वायुमंडल नहीं होता तो हमारी धरती बहुत गर्म हो जाती दिन में और रात में बहुत ठंडी हो जाती, जिसकी वजह से जीवन संभव नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे अगर हम बात करते हैं क्लाइमेट की, क्लाइमेट मतलब जलवायु। तो जलवायु क्या है? देखिए, क्लाइमेट रेफर्स टू द एवरेज वेदर कंडीशंस ऑफ प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि जलवायु किसी स्थान के लंबे समय तक के औसत मौसम की स्थिति को कहते हैं। यानी यानी कि तो जलवायु किसी स्थान के लंबे समय तक के औसत मौसम की स्थिति को कहते हैं। यानी जब मौसम काफी लंबे समय तक मौसम का हम औसत निकालते हैं
तो वो क्या कहलाता है, वो जलवायु कहलाता है। ठीक है, और जलवायु काफी लंबे टाइम पीरियड में हम कैलकुलेट करते हैं। मौसम क्या है, दिन प्रतिदिन बदलता रहता है, लेकिन जलवायु जो है ये काफी लंबे समय में कैलकुलेट की जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे कहता है इट इन्फ्लुएंसेस द नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन एक्टिविटी एंड पैटर्न्स ऑफ सेटलमेंट। मतलब कि जो जलवायु है ये प्रकृति, वनस्पति, वन्य जीव, मानव गतिविधियों और बसावट के प्रारूपों को प्रभावित करती है। बिल्कुल सही बात है, जैसे जैसे जलवायु होगी हमारी प्रकृति वनस्पति भी वैसी होगी, उसी तरीके के जीव जंतु हमें मिलेंगे और मानव गतिविधियां भी वैसी तरीके की होगी। और अगर जलवायु ठंडी है तो वहां की जो बसावट होगी वो भी वैसी ही होगी, लोगों के घर उसी के अकॉर्डिंग बनेंगे। ठीक है, तो जलवायु जो है ये सारी चीजें भी जलवायु पे मैटर जो है वो करती है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आगे कहता है द एटमोस्फेयर मेड क्लाइमेट टुगेदर कंट्रोल वेदर फेनोमेन सच एज द रेनफॉल, विंड स्टॉर्म्स एंड द सीजन्स। वायुमंडल और जलवायु मिलकर वर्षा, हवाएं, तूफान, ऋतुएं जैसे मौसम संबंधी घटनाओं को नियंत्रित करते हैं। तो वायुमंडल, जलवायु मिलकर वर्षा, हवाएं, तूफान, ऋतुओं जैसे मौसम संबंधी घटनाओं को नियंत्रित करते हैं। यानी कि ये दोनों ही चीजें ऐसी हैं, अगर हम वायुमंडल की बात करें और जलवायु की बात करें तो जितनी भी मौसम संबंधी घटनाएं होंगी उन सबको नियंत्रित करने की क्षमता इनमें होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे कहता है स्ट्रक्चर्स एंड द कंपोजिशंस ऑफ एटमॉस्फेयर, वायुमंडल की संरचना और संगठन। ठीक है, तो इसमें देखें क्या कहता है। कहता है द एटमॉस्फेयर इज अ थिक ब्लैंकेट ऑफ गैसेस दैट सराउंड्स द अर्थ एंड एक्सटेंड्स हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर इनटू द स्पेस। यानी कि वायुमंडल गैसों की एक मोटी परत है जो पृथ्वी को घेरती है और अंतरिक्ष में सैकड़ों किलोमीटर तक फैली हुई है। ये अभी जैसे हमने ऊपर पे पढ़ा था वही चीज है कि वायुमंडल क्या है, ये गैस की एक मोटी परत होती है जो हमारी अर्थ को चारों ओर से घेरे रखती है और ऊपर अंतरिक्ष में सैकड़ों किलोमीटर तक ये फैली है। ठीक है, नेक्स्ट कहता है इट इज हिल क्लोज टू द अर्थ बाय द ग्रेविटी। यह गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी के पास बना रहता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे कहता है एटमॉस्फेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ बिकॉज इट प्रोवाइड्स ऑक्सीजन फॉर ब्रीथिंग एंड रेगुलेट्स टेम्परेचर। वायुमंडल जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये श्वसन मतलब सांस के लिए ऑक्सीजन प्रदान करता है और तापमान को नियंत्रित करता है। जैसे मैंने बताया था कि अगर वायुमंडल नहीं होता तो हमारी अर्थ दिन में ज्यादा गर्म और रात में ज्यादा ठंडी हो जाती। तो कहने का मतलब ये तापमान को भी नियंत्रित करता है। ठीक है, आगे देखिए। आगे कहता है स्ट्रक्चर्स ऑफ एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल की संरचना। द टेम्परेचर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स बेस्ड ऑन द टेम्परेचर चेंज विद हाइट। ऊंचाई के साथ तापमान में परिवर्तन के आधार पर वायुमंडल को 5 परतों में बांटा जा सकता है। तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि वायुमंडल को कितने परतों में बांटा जाता है। हम बताते हैं वायुमंडल को 5 परतों में बांटा जाता है। ठीक है, कौन कौन सी परत है ये देखिए, जैसे कि ट्रोपोस्फेयर यानी शोभमंडल, स्ट्रेटोस्फेयर यानी समतापमंडल, मीजोस्फेयर यानी मध्य मंडल और थर्मोस्फेयर जिसे हम लोनोस्फेयर यानी तापमंडल या आयन मंडल भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए इधर हम इसे समझेंगे एक चित्र के माध्यम से। ये देखिए यहाँ पर ये सबसे पहली जो लेयर है ये कौन सी, ये ट्रोपोस्फेयर है। ठीक है, जिसे हम शोभ मंडल कहते हैं। फिर उससे ऊपर अगर हम जाएंगे यहाँ पर ये स्ट्रेटोस्फेयर है जिसे हम समताप मंडल भी कहते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये मीजोस्फेयर है। फिर जैसे इससे ऊपर जाएंगे ये लोनोस्फेयर है और जैसे इससे ऊपर जाएंगे यहाँ पर एक्सोस्फेयर आ गई। ठीक है, ये एक्सोस्फेयर जो मतलब ऐसी मंडल है जिसमें क्या सैटेलाइट्स घूमते हैं। ठीक है, तो अब हम इनके बारे में एक एक करके जानेंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम शोभ मंडल को अगर पढ़ते हैं तो जिसे हम ट्रोपोस्फेयर कहते हैं, क्या है, द ट्रोपोस्फेयर एक्सटेंड फ्रॉम 8 किलोमीटर नियर द पोल्स टू 18 किलोमीटर नियर द इक्वेटर्स। यानी शोभ मंडल ध्रुवों के पास 8 किलोमीटर से भूमध्य रेखा के पास 18 किलोमीटर तक फैला है। शोभ मंडल यानी कि ट्रोपोस्फेयर कंटेन्स नियरली 75% ऑफ मासेस ऑफ एटमॉस्फेयर। यानी शोभ मंडल में वायुमंडल का लगभग 75% भाग पाया जाता है। नेक्स्ट, द ऑल द वेदर phenomena such as rain, storms and lighting occurs in this layer। यानी कि
जितनी भी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, जैसे वर्षा हो गई, तूफान हो गई, बिजली की चमचमाना हो गया या बादलों का गरजना हो गया, वो जितनी भी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं वो सभी क्षोभ मंडल में होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, आगे कहता है दिस लेयर वेयर ऑल लाइफ फॉर्म्स एग्जिस्ट, सभी जीव इसी परत में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, टेम्परेचर डिक्रीज विद द हाइट इन दिस लेयर, इस परत में ऊंचाई के साथ टेम्परेचर घटता है, यानी कि अगर ये हमारी क्षोभ मंडल है तो इस क्षोभ मंडल को पार करके जैसे जैसे हम ऊपर चलते चले जाएंगे तो वहां तापमान किसमें घटता चला जाएगा, यानी तापमान जो है वो धीरे धीरे माइनस होता यानी कम होता चला जाएगा। ठीक है, आगे देखिए इसके इंपॉर्टेंस क्या है क्षोभ मंडल के। क्षोभ मंडल का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, तो दिस लेयर सपोर्ट्स लाइफ एंड कंट्रोल वेदर एंड क्लाइमेट, यह है परत जीवन का समर्थन करती है और मौसम एवं जलवायु को नियंत्रित करती है। ठीक है, तो ये था हमारा क्षोभ मंडल के बारे में। आगे देखते हैं, आगे है स्ट्रेटोस्फेयर यानी कि समताप मंडल। ठीक है, दिस लेयर अबव द ट्रोपोस्फेयर इज कॉल्ड स्ट्रेटोस्फेयर, मतलब ये जो समताप मंडल है ये क्षोभ मंडल के ऊपर की परत जो है क्या कहलाती है, समताप मंडल कहलाती है। नेक्स्ट, इट एक्सटेंड अप टू अबाउट 50 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस, यानी कि ये पृथ्वी की सतह से लगभग 50 किलोमीटर तक फैली होती है। नेक्स्ट, आगे कहता है द ओजोन लेयर इज लोकेटेड इन दिस लेयर, इस परत में ओजोन परत जो है वो पाई जाती है, यानी ओजोन परत क्या है, ओजोन परत वो परत होती है जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को हमारी अर्थ पर आने से रोकती है, और अगर ओजोन परत नहीं होती तो सूर्य की पराबैंगनी किरणें हमारी अर्थ पे आती और इस वजह से हमें स्किन का कैंसर हो सकता है, क्योंकि ये हार्मफुल रेज होती हैं। तो ओजोन परत अल्ट्रावायलेट यानी यूवी रेज को हमारी अर्थ पे आने से रोकती है, और ये ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, ये भी समताप मंडल में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट कहता है इस टेम्परेचर दिस द टेम्परेचर इंक्रीज विद द हाइट इन दिस लेयर, इस परत में ऊंचाई के साथ तापमान क्या कहता है, बढ़ता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट आगे क्या कहता है इसके इंपॉर्टेंस। तो अगर हम इंपॉर्टेंस की बात करते हैं समताप मंडल में तो वो कहता है इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज, ये है हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमें बचाता है। दिस इज आइडल फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन्स बिकॉज लेस ऑफ ट्रबुलेंसेस, यानी कि कम वायु अशांति के कारण यह विमान उड़ान के लिए उपयुक्त है, यानी कि अगर एरोप्लेन उड़ता है तो वो कौन सी लेयर में उड़ता है, वो उड़ता है इसमें समताप मंडल में। ठीक है, वो किस में उड़ता है, समताप मंडल में यानी स्ट्रेटोस्फीयर में एरोप्लेन उड़ता है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं हम मीजोस्फीयर की। मीजोस्फीयर मतलब मध्य मंडल, द लेयर अबव द स्ट्रेटोस्फीयर इज कॉल्ड मीजोस्फीयर, यानी कि समताप मंडल की ऊपर की परत क्या कहलाती है, मध्य मंडल कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट आगे क्या कहता है, कहता है इट एक्सटेंड्स अप टू अबाउट 80 किलोमीटर, यह लगभग 80 किलोमीटर तक फैली है। ठीक है, मेटर्स बर्न अप इन द लेयर, यानी उल्का पिंड इस परत में आके जलते हैं। देखिए ऊपर से कोई भी अगर उल्का पिंड गिरता है तो जैसे ही वो इस लेयर के में आता है, मतलब मध्य मंडल में जैसे ही वो आता है तो वो क्या होता है, वो इसके आते ही इसमें घर्षण होता है और ये जल उठता है। ठीक है, तो इसीलिए बोला जाता है कि उल्का पिंड किस लेयर में आके किस परत में आके जलते हैं, तो वो है मध्य मंडल में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है, इट प्रोटेक्ट अर्थ फ्रॉम फेलिंग मेट्रॉइड्स, मतलब कि यह उल्का पिंडों से पृथ्वी को क्या करता है, बचाता है। ठीक है, क्योंकि इस पे आके इस लेयर में आके उल्का पिंड जल जाते हैं जिससे कि वो समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, और हमारी अर्थ बच जाती है। आगे देखिए, आगे कहता है थर्मोस्फेयर, यानी इसको हम लोनोस्फेयर भी कहते हैं, यानी तापमंडल या आयन मंडल। दिस लेयर लेज अबाउट द मीजोस्फेयर एंड एक्सटेंड्स अप टू अबाउट 450 किलोमीटर, यह मध्य मंडल के ऊपर स्थित है और 450 किलोमीटर तक फैली है। Next, the gases in this layer become ionized due to solar radiation, इस परत की गैस से सौर विकिरणों के कारण जो है अयनित हो जाती है। नेक्स्ट, टेम्परेचर इंक्रीज रैपिडली इन दिस लेयर, यानी तापमान तेजी से बढ़ता है। दिस लेयर हेल्प्स इन रेडियो कम्युनिकेशन, यह परत जो है रेडियो संचार में सहायता करती है। ठीक है, रेडियो जो है यहाँ जैसे सैटेलाइट्स लगी होती है तो जो सैटेलाइट्स होती हैं वो रेडियो की वेव्स को टकराकर वापस हमारे अर्थ पे उसको भेजती हैं।
ठीक है। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, देखिए इंपॉर्टेंस है इसकी जो ये लेयर जो अभी हमने पढ़ा तापमंडल की, क्या इट एक्ट्स अर्थ रेडिएशन शील्ड, यह पृथ्वी के लिए विकर्ण ढाल का काम करती है। इट हेल्प्स इन सैटेलाइट कम्युनिकेशन, और उपग्रह संचार में ये सहायक होती है। ठीक है, ये वाला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये जो तापमंडल है या आयन मंडल है, ये संचार में सहायता प्रदान करता है, क्योंकि रेडियो की जो तरंग जो होती है वो वापस भेजने में ये धरती पर उनको वापस भेजता है, जिससे कि हम उन्हें सुन पाते हैं। ठीक है, आगे है एग्जोस्फीयर या बहिमंडल। द एग्जोस्फीयर इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फीयर, यानी कि बहिमंडल जो है वायुमंडल के सबसे भारी परत होती है। इट ग्रेजुअली मर्ज विद द आउटर स्पेस, ये धीरे धीरे अंतरिक्ष में मिल जाती है। दिस लेयर कंटेन वेरी लिटिल एयर, इस परत में वायु बहुत कम होती है। ठीक है, नेक्स्ट सैटेलाइट ऑर्बिट्स इन दिस लेयर, इस उपग्रह जो है इसी परत में परिक्रमा करते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको दिखाया भी था, देखिए अभी मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर एक चित्र था, ये देखिए चित्र जो है, ये देखिए ये है बहिमंडल यानी एग्जोस्फीयर, और यहाँ पर सैटेलाइट्स इस तरीके से घूमते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, आगे इसकी अगर हम बात करें इंपॉर्टेंस की, तो इसका महत्व क्या है, इट इम्पोर्टेंट फॉर कम्युनिकेशन वेदर सैटेलाइट्स, यह संचार और मौसम उपग्रहों के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक, चलिए आगे आते हैं, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, वायुमंडल का संगठन। कहता है द एटमॉस्फेयर इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस, वाटर वेपर्स एंड डस्ट पार्टिकल्स, यानी वायुमंडल विभिन्न गैसों, जलवाष्प और धूल कणों का क्या है, मिश्रण है। दिस कंपोनेंट्स हेल्प इन सस्टेनिंग लाइफ एंड रेगुलेटिंग द टेम्परेचर, जितने भी संगठन जो वायुमंडल में पाए जाते हैं वो जीवन को बनाए रखने और तापमान को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए इधर लिखा हुआ है मेजर गैसेस ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में देखिए कई तरह की जो है गैसें पाई जाती है, यहाँ आप चित्र में देख सकते हैं। जैसे सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और अदर गैसेज है। ठीक है, ये सभी कंपोजिशन ऑफ गैसेज हैं किसमें, हमारे वायुमंडल के अंदर। ठीक है, तो आपसे पूछ सकता है कि सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है, नाइट्रोजन, फिर उसके बाद सेकंड नंबर पर सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पाई जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारी गैसेस जो है हमारे वायुमंडल में पाई जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें गैसों की, तो उसमें आता है नाइट्रोजन, यानी 78% ये हमारे वायुमंडल में पाई जाती है। क्या कहते हैं, लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी वायुमंडल का सबसे बड़ा घटक है। डज नॉट सपोर्ट रेस्पिरेशन डायरेक्टली, यानी सीधे श्वासन में सहायक नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट रिड्यूस इंटेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की तीव्रता को कम करता है। एसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ, पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है, यानी हम कह सकते हैं कि नाइट्रोजन जो है वो क्या करता है, वो पौधों को वृद्धि करने में हेल्प करता है। ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या है इसके, नाइट्रोजन हेल्प्स इन एग्रीकल्चर एंड क्रॉप ग्रोथ, यानी कि नाइट्रोजन गैस जो है ये कृषि और फसल की वृद्धि में क्या होती है, सहायक होती है। ठीक, चलिए अगला आता है ऑक्सीजन, यानी 21%, सेकंड मोस्ट अबंडेंट गैस, दूसरी सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस। एसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन, यानी श्वसन के लिए आवश्यक, तो हम जब सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं जो पौधे छोड़ते हैं। ठीक है, दूसरा सपोर्ट कंबशन, यानी दहन में सहायक। ठीक है, ऐसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ऑक्सीजन जो गैस है ये आग जलाने में भी काफी मदद करती है। ठीक है, तो दहन में यानी आग जलने में भी इससे हेल्प मिलती है। यानी इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, विदाउट ऑक्सीजन लाइफ इज नॉट पॉसिबल, बिल्कुल सही बात है, ऑक्सीजन के बिना जीवन संभव नहीं है, ऑक्सीजन है तो अर्थ पे जीवन संभव है। आगे देखिए आती है थर्ड, आर्गन, यानी केमिकली इनएक्टिव गैस है, रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैस है, यूज इन इलेक्ट्रिक बल्ब, बिजली के बल्ब में प्रयोग होती है। और इसका इंपॉर्टेंस क्या है, मेंटेन बैलेंस ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी कि ये क्या करती है, वायुमंडल को संतुलन बनाए रखने में ये आर्गन जो है वो हेल्प करती है। ठीक है, चलिए आगे देखें, आगे है फोर्थ नंबर पे कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये हेल्प करती है पौधों को खाना बनाने में, यानी कि अगर हम बात करें तो ये फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया में हेल्प करती है। ठीक है, तो अगर हम फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया देखते हैं, और क्योंकि इस फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के माध्यम से ही पौधे अपना खाना बनाते हैं, है ना, तो ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इधर लिखा सनलाइट प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में वाटर,
ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। ठीक है, तो इन तीनों चीजों से मिलकर ही फिर ये बनता है और ये मनुष्य ग्रहण करता है और वापस कार्बन डाइऑक्साइड जो है हवा में छोड़ देता है, जिसे पौधे ग्रहण करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे कहता है यूज बाय प्लांट फॉर फोटोसिंथेसिस, यानी पौधे प्रकाश संश्लेषण में प्रयोग करते हैं। मेंटेन अर्थ टेम्परेचर, पृथ्वी के तापमान का तापमान बनाए रखती है। रिलीज बाय रेस्पिरेशन एंड बर्निंग, श्वसन और ईंधन जलाने में हेल्प करती है। ठीक है, तो ये सारी कार्बन डाइऑक्साइड की बात यहाँ पर की जा रही है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया में हेल्प करती है, हमारे अर्थ के टेम्परेचर को बनाए रखती है, और रिलीज बाय रेस्पिरेशन एंड बर्निंग, श्वसन और ईंधन जलाने में से जो है इसे हेल्प मिलती है। ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है हेल्प्स रेगुलेट ग्लोबल टेम्परेचर, यानी वैश्विक तापमान को नियंत्रित करने में मदद करती है। ठीक है, तो ये क्या है, ये हम बात कर रहे हैं CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की। चलिए आगे देखते हैं। आगे कहता है अदर कंपोनेंट ऑफ एटमॉस्फेयर, वायुमंडल के अन्य घटक क्या है, जैसे वाटर वेपर है, जलवाष्प, रिस्पॉन्सिबल फॉर ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता के लिए जिम्मेदार, फॉर्म्स क्लाउड्स एंड रेनफॉल, बादल और वर्षा का बनना, और मॉडरेट टेम्परेचर यानी तापमान का संतुलित करता है। ठीक है, चलिए आगे देखें। जैसे अगर हम डस्ट पार्टिकल्स, धूल के कण की बात करते हैं, हेल्प इन कंडेंसेशन, ये संघनन में सहायक करता है। धूल का कण जो है ये कंडेंसेशन में हेल्प करते हैं, यानी संघनन में सहायता करते हैं। और कॉज कलरफुल सनसेट, सुंदर सूर्यास्त का कारण, तो डस्ट पार्टिकल की वजह से सूर्यास्त जब होता है तो बहुत सुंदर दिखता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। आगे कहते हैं ओजोन, ओजोन में क्या है, फाउंड इन स्ट्रेटोस्फीयर यानी समताप मंडल में पाई जाती है, और एब्जॉर्ब हार्मफुल यूवी रेज यानी हानिकारक यूवी किरणों को ये अवशोषित करती है ओजोन लेयर। ठीक है, और इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसका इंपॉर्टेंस है प्रोटेक्ट लाइफ ऑन अर्थ, ये पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करता है। ठीक है, तो इस तरीके से जीवन की रक्षा करती है ये हमारी ओजोन लेयर, जो सूर्य की आने वाली अल्ट्रा वाइट रेज को अब्जॉर्ब कर लेती है और धरती पर आने नहीं देती। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला। आगे देखिए, आगे कहता है एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट, मतलब मौसम और जलवायु के तत्व। क्या कहता है, वेदर रेफर्स टू द डे टू डे कंडीशंस ऑफ एटमॉस्फेयर एट पर्टिकुलर प्लेस, यानी कि मौसम किसी स्थान पर वायुमंडल की दिन प्रतिदिन की स्थिति को कहते हैं। यानी कि मौसम क्या है, मौसम जो है ये दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है, मौसम दिन प्रतिदिन बदलता रहता है। नेक्स्ट, क्लाइमेट इज एवरेज वेदर कंडीशंस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जलवायु लंबे समय तक के औसत मौसम को कहते हैं, मतलब जब काफी लंबा समय बीत जाता है तो हम जलवायु को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखें। द मेन एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट्स आर, मौसम और जलवायु के मुख्य तत्व जैसे टेम्परेचर तापमान है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वायु दाब है, विंड्स पवन है, ह्यूमिडिटी आर्द्रता है, और पार्टिसिपेशन वर्षण है। ठीक है बच्चों, तो ये सारी चीजें जो हैं ये मेन एलिमेंट्स हैं किसके, क्लाइमेट्स के। ठीक है, चलिए आगे देखिए। जैसे बात करते हैं हम टेम्परेचर की, टेम्परेचर रेफर्स टू द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एयर, तापमान वायु की गर्मी और ठंडक की मात्रा को कहते हैं। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर हम इट यूजिंग फॉर थर्मोमीटर है ना, तो देखिए यहाँ पे हमने थर्मोमीटर का जो हम अपने दैनिक जीवन में जो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जैसे ट्रेडिशनल थर्मोमीटर है और डिजिटल थर्मोमीटर है, तो आपने देखा होगा कि डॉक्टर जो है बुखार नापने के लिए भी इनका इस्तेमाल करते हैं, तो टेम्परेचर नापा जाता है इनसे। इसे थर्मामीटर के नाम से जाना जाता है। हाई टेम्परेचर कॉजेज द एक्सपेंशन ऑफ एयर, उच्च तापमान से वायु फैलती है। एंड लो टेम्परेचर कॉजेज द कंसंट्रेशन, तो कम तापमान से वायु सिकुड़ती जो है वो सिकुड़ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए टेम्परेचर की रेंज के बारे में बताया गया है। रेंज क्या है, डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर, मतलब मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर के डिफरेंस को हम रेंज कहते हैं। ठीक है, रेंज इज इक्वल टू मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर। ठीक है, आगे देखिए। और अगर हम मीन डेली टेम्परेचर यानी औसत दैनिक तापमान, तो मीन इज इक्वल टू मैक्सिमम प्लस में मिनिमम डिवाइडेड बाय 2, तो इससे हमारा क्या आ जाएगा, औसत टेम्परेचर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। सेकंड में कहता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी वायु दाब। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज अ फोर्स एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर, वायु दाब हवा के भार द्वारा लगाया गया दबाव है। ठीक है, नेक्स्ट कहता है एयर एयर प्रेशर इज हाइयर एट द सी लेवल, यानी समुद्र तल पर वायु दाब अधिक होता है। और अगर हम आगे बात करें, एयर प्रेशर डिक्रीज विद द हाइट, यानी ऊंचाई बढ़ने पर वायु दाब कम होता है। लो प्रेशर बीइंग रेन एंड
स्टॉर्म्स यानी कि निम्न वायु दाब जो होता है ये वर्षा और तूफान लाता है। एंड हाई प्रेशर ब्रिंग क्लियर वेदर, और उच्च वायु दाब जो है ये मौसम को साफ करता है। ठीक है, यहाँ निम्न वायु दाब तूफान और वर्षा लाता है और उच्च वायु दाब जो है मौसम को साफ रखता है। ठीक है, दिस इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द प्रेशर इज बैरोमीटर। बैरोमीटर जो है वो प्रेशर को, वायु दाब को नापने में हेल्प करता है। तो ये क्या है, ये बैरोमीटर है, इससे हम एयर के प्रेशर को मापते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखिए। आगे कहता है विंड यानी पवन। विंड इज अ एयर इन मोशन, यानी पवन गतिमान वायु है। नेक्स्ट, विंड मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। पवन उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। नेक्स्ट, द ग्रेटर द प्रेशर डिफरेंस एंड द स्ट्रॉन्गर इन विंड। दाब का अंतर जितना अधिक होगा हवा उतनी ही तेज चलेगी। ठीक है, तो ये विंड के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट देखिए, आगे कहता है विंड स्पीड एंड डायरेक्शन, पवन की गति और दिशा। तो ये इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, आगे कहता है विंड स्पीड इज मेजर यूजिंग द एनीमोमीटर। तो ये एनीमोमीटर है जो हवा की स्पीड को, विंड की स्पीड को मापता है। ठीक, आगे देखिए ये कहता है विंड डायरेक्शन इज शोन बाय द विंड वेन। तो ये आपने देखा भी होगा कई मूवीज में, इस तरीके की विंड वेन होती है जो उसके डायरेक्शंस को, हवा के डायरेक्शंस को देखती है। नेक्स्ट कहता है पवन की दिशा विंड वेन से बताई जाती है। इंपॉर्टेंस ऑफ विंड वेन, इसका क्या महत्व है। तो देखिए विंड वेन का क्या, विंड्स का क्या महत्व है। वेदर फोरकास्टिंग, मौसम पूर्वानुमान होने में हेल्प करता है। हेल्प इन एग्रीकल्चर, कृषि में सहायक होता है। हेल्प इन नेविगेशन, नेविगेशन में सहायक होता है। और डिस्पर्स सीड एंड पॉलन, यानी बीजों का फैलाव करता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंस है किसके, विंड्स के यानी पवन के। आगे देखिए नेक्स्ट कहता है ह्यूमिडिटी, आर्द्रता। ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एयर। ठीक है, आर्द्रता वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को कहते हैं। नेक्स्ट, हाई ह्यूमिडिटी मेक्स एयर मॉइस्ट। अधिक आर्द्रता से हवा में नमी होती है। एंड लो ह्यूमिडिटी मेक एयर ड्राई। कम आर्द्रता से हवा शुष्क होती है। ह्यूमिडिटी इज मेजर बाय द हाइग्रोमीटर, और ह्यूमिडिटी को किससे मापते हैं हम, हाइग्रोमीटर से मापते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ बनता है कि ह्यूमिडिटी को किससे मापा जाता है, हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। तो ये एक हाइग्रोमीटर है जो ह्यूमिडिटी को जिससे मापा जाता है। ठीक है, आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। नेक्स्ट, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज एक्सप्रेस इन परसेंटेज, यानी सापेक्ष आर्द्रता प्रतिशत में व्यक्त की जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे कहता है प्रेसिपिटेशंस। प्रेसिपिटेशंस मतलब वर्षण। प्रेसिपिटेशंस इंक्लूड रेन, स्नो एंड हेल। वर्षण में वर्षा, हिमपात और ओले शामिल हैं। तो रेनफॉल इज मेजर बाय द रेन गेज। तो रेन गेज जो है वो रेनफॉल को उससे मापते हैं। तो ये इंस्ट्रूमेंट है, ये देखिए रेन गेज है, ये स्टैंडर्ड रेन गेज है जिससे हम जो है हमारी वर्षा है उसको हम इससे मापते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये रेन गेज होता है, इससे हम वर्षा को मापते हैं। ठीक है, तो वर्षा को रेन गेज से मापा जाता है। रेनफॉल इज मेजर्ड इन मिलीमीटर्स। ठीक है, और मिलीमीटर्स में हम इसको मापते हैं, वर्षा मिलीमीटर में मापी जाती है। रेनफॉल डाटा हेल्प फार्मर एंड वेदर साइंटिस्ट। वर्षा का आंकड़ा किसान और मौसम वैज्ञानिकों के लिए भी उपयोगी होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक, चलिए आगे बात करता है सीजन एंड द मानसून इन इंडिया, मतलब भारत में ऋतुएं और मानसून। तो इंडिया एक्सपीरियंस फॉर मेन सीजन्स है ना। तो भारत में मुख्य 4 ऋतुएं हैं। कौन सी, हॉट वेदर सीजन यानी ग्रीष्म ऋतु, कोल्ड वेदर सीजन यानी शीत ऋतु, एडवांस मानसून सीजन दक्षिण पश्चिम मानसून, और रिट्रेटिंग मानसून सीजन यानी लौटता मानसून। ठीक है, एक एक करके इनके बारे में जानेंगे। जैसे सबसे पहले आता है हॉट वेदर सीजन यानी समर, जिसे हम ग्रीष्म ऋतु भी कहते हैं। दिस हॉट वेदर सीजन लास्ट फ्रॉम मार्च टू मे। ग्रीष्म ऋतु मार्च से मई तक रहती है। टेम्परेचर रेज रैपिडली ड्यूरिंग द सीजन, है ना। क्या कहता है, इस ऋतु में तापमान तेजी से बढ़ता है। लोअर प्रेशर डेवलप्स ओवर नॉर्दर्न इंडिया। उत्तर भारत में निम्न दाब का क्षेत्र बनता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, हॉट विंड्स कॉल्ड लू ब्लोइंग ड्यूरिंग द सीजन। इस मौसम में लू नामक गर्म हवाएं चलती हैं। तो जो लू है ये एक बहुत खतरनाक हवा होती है और ये उत्तर भारत में चलती है, और अगर कोई इसकी चपेट में आता है तो वो बीमार हो जाता है। ठीक है, और ये गर्मी के मौसम में चलती है। ठीक है, गर्म हवा जिसे लू बोलते हैं। आगे कहता है डस्ट स्टॉर्म्स ऑकर इन नॉर्दर्न इंडिया। उत्तर भारत में धूल भरी आंधियां चलती है। प्री मानसून शॉवर ऑकर्स इन केरला एंड कर्नाटका। केरला और कर्नाटका में प्री मानसून
जो है वो वर्षा होती है। दीज कॉल्ड मैंगो शावर, और हम इसको आम्र की बौछार कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है यहाँ पर कोल्ड वेदर सीजन यानी विंटर, जिसे हम शीत ऋतु कहते हैं। दिस कोल्ड वेदर सीजन लास्ट फ्रॉम मिड नवंबर टू फरवरी, यानी नवंबर से फरवरी तक ये ऋतु रहती है। ठीक है, टेम्परेचर डिक्रीज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, दक्षिण से उत्तर की ओर तापमान कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे कहता है डेज आर वार्म एंड नाइट्स आर कोल्ड, दिन गर्म और रात ठंडी होती है। नॉर्दर्न ट्रेड्स विंड्स ब्लो ड्यूरिंग द सीजन, इस ऋतु में उत्तर व्यापारी पवनें चलती हैं। तमिलनाडु रिसीव्स रेनफॉल इन विंटर, यानी तमिलनाडु में सर्दियों में वर्षा होती है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं कि तमिलनाडु का जो ये जैसे भारत का नक्शा है और तमिलनाडु का जो कोरोमंडल तट है, यहाँ पर सर्दियों में बारिश होती है। कहाँ पर? कोरोमंडल, कोरोमंडल तट पे सर्दियों में बारिश होती है, और ये टीएन यानी तमिलनाडु का तट है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आगे कहता है पश्चिमी विक्षोभ सर्दियों में वर्षा लाते हैं। ठीक है, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यूजिंग द वाटर रेनफॉल है ना, इससे वाटर रेनफॉल होता है। दिस रेनफॉल यूज फॉर रबी क्रॉप, और रबी की फसलों के लिए ये बारिश जो है ये जो कोल्ड सीजन है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आगे आगे दिया है एडवांसिंग मानसून सीजन यानी रेनी सीजन, जिसे हम बोलते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून यानी वर्षा ऋतु। तो ये देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये एक मैप है जिसमें आप आते हुए मानसून के बारे में देख रहे हैं। ठीक है, तो जितना भी आप यहाँ देख रहे हैं सब आता हुआ मानसून है। ठीक है, ये सब आता हुआ मानसून है ना। तो ये देखिए यहाँ पर इधर ये जो है ये आप देखिए यहाँ पर ये केरला का क्या है, ये मालाबार तट है। तो यहाँ सबसे पहले बारिश होती है। ठीक है, तो हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, ये जितना भी है ये आते हुए मानसून के लिए ठीक है रिस्पॉन्सिबल है। तो ये सब आता हुआ मानसून है। ठीक है, तो इसे हम वर्षा ऋतु से भी कंपेयर करते हैं। ठीक, तो आगे देखते हैं इसके बारे में। द मानसून बिगिंस इन जून, यानी मानसून जून में शुरू होता है। मॉइस्ट विंड्स ब्लो फ्रॉम ओशंस टू लैंड, नमी वाली हवाएं समुद्र से भूमि की ओर चलती हैं। ठीक है, तो जब ये मानसून आता है तो हवाएं समुद्र से भूमि की ओर चलती है। ठीक है, जिससे कि हवाओं में क्या होती है, नमी होती है। और जब ये हवाएं जिनमें नमी होती है जब ये पहाड़ों से टकराती हैं तो ये बारिश कर देती हैं। ठीक है, आगे देखिए हैवी रेनफॉल्स ऑकर अक्रॉस द इंडिया, भारत में भारी वर्षा लाता है। तो ये जो दक्षिण पश्चिम मानसून है, ये जो दक्षिण पश्चिम मानसून है ये हमारे देश में 75% जो बारिश होती है वो इसी मानसून की वजह से होती है, क्योंकि हवाएं जो हैं वो समुद्र से भूमि की ओर चलती हैं, और जो हवाएं होती हैं उन हवाओं में नमी होती है, और जब ये हवाएं किसी पहाड़ से टकराती हैं तो फिर वो क्या करती हैं, बारिश कर देती हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। आगे कहता है द मानसून विंड्स डिवाइड इनटू टू ब्रांचेस, कौन सी दो ब्रांचेस में डिवाइड है, दो शाखाएं, जैसे अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल, यानी अरब सागर शाखा और बंगाली खाड़ी की शाखा। ठीक है, आगे देखिए आगे क्या कहता है। जैसे अगर हम बात करते हैं अरेबियन सी ब्रांचेस की, तो अरब शाखा क्या है, तो रीच मुंबई अराउंड द 10 जून, यानी लगभग 10 जून को मुंबई ये अरेबियन सी की जो मानसून वाली शाखा ये पहुंचती है। कॉजेज हैवी रेनफॉल इन वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट में भारी बारिश जो है ये करती है। मूव टुवर्ड्स द नॉर्दर्न इंडिया, और उत्तर भारत की ओर आगे बढ़ जाती है। तो धीरे धीरे जो मानसून है ये साउथ इंडिया से होता हुआ ऊपर नॉर्थ इंडिया तक चला जाता है और बारिश करता है। ठीक है, आगे देखिए कहता है रिट्रेटिंग मानसून सीजन, मतलब लौटता हुआ मानसून। ठीक है, एक है आता हुआ मानसून और एक है लौटता हुआ मानसून। ठीक है, इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। तो ये लौटता हुआ मानसून है, देखिए भारत के नक्शे में हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर ये देखिए ये जो है ये लौटता हुआ मानसून है, ये तमिलनाडु का कोरोमंडल तट है। तो जो लौटता हुआ मानसून है वो तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर जो है वो बारिश करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए रिट्रीटिंग मानसून बिगिन इन अक्टूबर, यानी लौटता मानसून अक्टूबर में शुरू होता है। विंड्स विड्रॉ फ्रॉम नॉर्दर्न इंडिया, हवाएं उत्तर भारत से वापस लौटती हैं। ठीक है, और जो लौटता हुआ मानसून है उसमें हवाएं जो है वो हवाएं भूमि से समुद्र की ओर चलती है, भूमि से समुद्र की ओर चलती है। ठीक है, लौटते हुए मानसून में। और जो आता हुआ मानसून है उसमें हवाएं किससे, समुद्र से भूमि की ओर चलती हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है।
ठीक है, इसमें हवाएं उत्तर भारत से वापस लौटती हैं। रेनफॉल ओकर इन तमिलनाडु, तमिलनाडु में बारिश करता है। तो ये जो तमिलनाडु में, ये जो तमिलनाडु का कोरोमंडल तट है, ये वाला जो तट है, ये कोरोमंडल तट है, यहाँ पर ये हवाएं टकराती हैं और इस कोरोमंडल तट पर बारिश करती हैं। ठीक है, चलिए आगे देखें। आगे कहता है नेक्स्ट, साइक्लोन्स डेवलप इन बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में चक्रवात बनते हैं। तो जब भी ये आता हुआ मानसून है, ये चक्रवात बनाता है। दिस सीजन लास्ट टिल नवंबर, और यह ऋतु नवंबर तक रहती है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा लौटते हुए मानसून के बारे में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे कहता है डिस्टर्बेंस ऑफ प्रिसिपिटेशन, यानी वर्षा का वितरण। तो वर्षा के वितरण की अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो क्या कहता है, देखिए इसमें कहता है इंडिया रिसीव एनुअल रेनफॉल ओवर द 4 सेंटीमीटर पार्ट्स इन वेस्टर्न कोस्ट एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, यानी भारत के पश्चिमी तट और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ भागों में लगभग 400 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होती है। However, in western Rajasthan and part of Punjab, Haryana and Gujarat, only 6 सेंटीमीटर रिकॉर्डेड। तो देखिए भारत के कहीं कहीं राज्यों में तो 400 सेंटीमीटर बारिश होती है और कहीं कहीं 60 सेंटीमीटर जो है बारिश होती है। तो ये क्या है, ये वर्षा का वितरण है, जो क्या है, जो असामान्य है, असमान है ना, असमान वितरण है बारिश का। ठीक है, आगे देखिए। आगे कहता है लो रेनफॉल आल्सो रिकॉर्डेड इन एंटायर डेक्कन प्लेटू, यानी दक्कन पठार के आंतरिक भागों में कम वर्षा होती है। द रेस्ट ऑफ इंडिया गेट मॉडरेट रेनफॉल, भारत के शेष भागों में मध्यम वर्षा होती है, ना ज्यादा अधिक ना ज्यादा कम, यानी मध्यम होती है। रिसीविंग एरिया, आगे देखिए कहता है रिसीविंग areas receiving high rainfall are prone of floods while low rainfall areas सफर फ्रॉम ड्रॉट। तो अधिक वर्षा वाला क्षेत्र जो बाढ़ प्रभावित हो जाता है, और जहां कम वर्षा होती है वहां सूखा प्रभावित क्षेत्र घोषित हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए। आगे कहता है मॉनसून यूनिफाइंग बॉन्ड्स, यानी मानसून जो है ये क्या है, ये एक एकीकृत बंधन है, यानी मानसून जो है ये एक जोड़ने वाला बंधन है। तो हिमालय स्टॉप कोल्ड विंड्स फ्रॉम एंटायर इंडिया, हवा जो हिमालय है वो हवाओं को जो है क्या करता है, जो कोल्ड विंड जो होती है उनको आने से रोकता है, यानी हिमालय भारत में ठंडी हवाओं के प्रवेश को रोकता है। अगर हिमालय नहीं होता तो ठंडी हवाएं हमारे देश में आती और हमारा देश जो है बर्फ का रेगिस्तान बन जाता है। ठीक है, आगे कहता है द मॉनसून प्रोवाइड द रेमेटिक साइकिल्स ऑफ सीजन, यानी मानसून ऋतुओं को नियमित चक्र प्रदान करता है ना। मानसून से ऋतुओं को क्या मिलता है, ऋतुओं को एक नियमित चक्र मिलता है। मानसून इन्फ्लुएंसेस एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमिक्स, मानसून कृषि और अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित करता है, क्योंकि जितना अच्छा मानसून होगा उतनी अच्छी कृषि होगी, और कृषि अगर अच्छी होगी तो उतने ही किसानों को जो है फायदा होगा, क्योंकि उनके पास पैसा आएगा जब वो अच्छे दामों पर अपनी खेती को मंडियों में जाकर बेचेंगे। द टाइमिंग ऑफ रेनफॉल डिसाइड क्रॉप सक्सेस, वर्षा का समय फसल की सफलता तय करता है। ठीक है, मानसून आल्सो इन्फ्लुएंसेस इंडियन कल्चर एंड फेस्टिवल, मानसून भारतीय संस्कृति और त्योहारों को प्रभावित करता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बहुत से ऐसे त्योहार होते हैं जो फसल पकने पर तैयार किए जाते हैं, जैसे बैसाखी हो गया है, जैसे बिहू हो गया है, पोंगल हो गया है। ये जितने भी त्योहार हैं ये कहीं ना कहीं मानसून पर डिपेंड होते हैं, और ये कल्चर और फेस्टिवल जो है ये बिल्कुल मानसून इनको प्रभावित करता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे बात करता है क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन की। कहता है कि क्लाइमेट चेंज इज अ लॉन्ग टर्म चेंजेस इन अर्थ टेम्परेचर एंड वेदर पैटर्न, यानी कि जलवायु परिवर्तन पृथ्वी के तापमान मौसम के पैटर्न में दीर्घकालीन परिवर्तन है। तो जलवायु जैसे जैसे परिवर्तित होती है वैसे वैसे हमारे अर्थ का टेम्परेचर और मौसम का पैटर्न भी जो है परिवर्तन होता है। इट इज मेनली कॉज बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज, ये है मुख्यतः मानवीय गतिविधि के कारण होता है। तो जलवायु परिवर्तन में सबसे प्रमुख कारण जो होता है वो मानवीय गतिविधियां होती हैं। ठीक है, देखिए आगे क्या कहता है, कौन कौन से कारण हैं कॉजेज ऑफ क्लाइमेट चेंज के, जैसे कि जलवायु परिवर्तन के कारण क्या है, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल यानी जीवाश्म ईंधनों का दहन करना। ठीक है, जीवाश्म ईंधनों का दहन करना, बर्निंग ऑफ कोल ऑयल एंड गैस रिलीज ग्रीन हाउस गैसेज। ठीक है, कोयला तेल और गैस के जलने से ग्रीन हाउस गैस निकलती है। ठीक है, जिससे क्लाइमेट पर प्रभाव पड़ता है, मौसम पे एटमोस्फेयर पे प्रभाव पड़ता है। आगे कहता है डिफॉरेस्टेशन यानी वनों की कटाई, ये भी हमारी जलवायु को प्रभावित करता है। ट्रीज एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, पेड़ जो है कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। कटिंग ट्रीज इंक्रीजिंग ग्रीन हाउस गैसेज, और पेड़ों को ज्यादा काटने से ग्रीन हाउस गैसेज जो है वो बढ़ती है, जिससे अर्थ का टेम्परेचर गर्म होता है और बड़े बड़े ग्लेशियर जो है वो पिघल जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए
इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, औद्योगिक और कृषि गतिविधियां, फैक्ट्रीज एंड फार्मिंग, दी फार्मिंग रिलीज मीथेन एंड निटोरियस ऑक्साइड्स, कारखाने और कृषि जो है मीथेन और नाइट्रेट्स ऑक्साइड जो है वो छोड़ते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, वेस्ट एंड द ओवर कंजप्शन, यानी अपशिष्ट और अधिक उपभोग, लैंडफिल रिलीज द मीथेन गैस, कूड़ा स्थल मीथेन गैस छोड़ते हैं। ठीक है। चलिए, ये था जिससे हमारी जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं। आगे देखिए, आगे कहता है इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, क्या क्या जलवायु परिवर्तन का प्रभाव है। रेजिंग ऑफ ग्लोबल टेम्परेचर, जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है, ग्लोबल टेम्परेचर वैश्विक तापमान में वृद्धि हो रही है। मेल्टिंग ग्लेशियर्स, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं बड़े बड़े जो बर्फ के पहाड़ हैं, ग्लेशियर्स है, इस तरीके से पिघल कर पानी में समा रहे हैं। ठीक है। इधर आप दूसरी तरफ देख सकते हैं, ये क्या है, देखिए जैसे जैसे वैश्विक तापमान बढ़ेगा वैसे वैसे क्या आएगा, ड्रॉट आएगा, वाइल्ड फायर आएंगे, स्टॉर्म्स हैं, फ्लड्स हैं, इस तरीके से कई सारे क्लाइमेट चेंज के आप यहाँ उदाहरण देख सकते हैं। ठीक। तो नेक्स्ट, हिमनाद का पिघलना। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया है। रेजिंग द सी लेवल, समुद्र स्तर का बढ़ना, जैसे जैसे समुद्र स्तर बढ़ेगा, समुद्र का स्तर बढ़ेगा, वैसे भी छोटे छोटे जो आइलैंड है वो सब पानी में डूब जाएंगे। आगे कहता है एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, चरम मौसम घटनाएं। लॉस लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी जैव विविधता की हानि। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे है देखिए जैसे फ्लड, फ्लड के बारे में, फ्लड्स आर द इन इनऑर्डेंटेशन ऑफ लैंड एंड वाटर, यानी बाढ़ जो है भूमि का पानी से भर जाना है ना। तो बाढ़ का क्या है, ये जब हमारी जमीन जो है पानी से भर जाती है तो हम उसको बाढ़ कहते हैं ना। आगे देखिए, आगे कहता है फ्लड्स आर कॉज्ड बाय द हैवी रेनफॉल, रिवर ओवरफ्लो, साइक्लोन्स एंड मेल्टिंग द ग्लेशियर्स। बाढ़ जो है ये कैसे आती है, भारी बारिश होती है, नदियों का उफान होता है, चक्रवात होता है, हिमनाद के पिघलने से ये बाढ़ आती है। ये देखिए किस तरीके से बाढ़ का एक चित्र है यहाँ पर, ये आप देख रहे हैं चारों तरफ पानी पानी है और किस तरीके से इन लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है रेस्क्यू टीम के द्वारा। तो ये सारा क्या है, ये सब बाढ़ ही है। आगे देखिए क्या कहता है, बाढ़ इफेक्ट ऑफ द फ्लड्स, यानी बाढ़ के प्रभाव। पैनिक एंड डिस्प्लेसमेंट, यानी घबराहट और विस्थापन। ये देखिए यहाँ पे लोग घबराए हुए हैं और उन लोगों को देखिए एक सुरक्षित स्थान पर जो है उन्हें ले जाया जा रहा है। ठीक। नेक्स्ट, आगे देखिए रोगों का फैलाव, सेपरेट ऑफ डिजीज, जितनी बाढ़ आती है उतने पशु पक्षी जानवर मारे जाते हैं और उससे रोग बीमारी फैलने का डर रहता है। डैमेज ऑफ क्रॉप्स एंड हाउस, फसलों को और घरों को नुकसान होता है, क्योंकि फसलें खराब हो जाती है, घरों में नुकसान होता है, पानी घुस जाता है और उसके बाद सॉइल इरोजन, मृदा का अपरदन होता है। तो ये क्या है, ये हमारे फ्लड के प्रभाव है। नेक्स्ट देखिए, आगे क्या कहता है, फ्लड मिटिगेशन मेजर, बाढ़ नियंत्रण के उपाय। क्या क्या उपाय हैं बाढ़ नियंत्रण के, तो जैसे अगर हम बात करते हैं फ्लड फोरकास्टिंग एंड वार्निंग, बाढ़ पूर्वानुमान और चेतावनी, बिल्डिंग डैम्स एंड एम्बैंकमेंट, यानी बांध और तटबंध बनाना। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं इधर इस तरीके से ये बांध बनाया गया है, ये बांध है नदी के पानी को कंट्रोल करने के लिए ताकि बाढ़ ना आए। और इस तरीके से देखिए तटबंध बनाए गए हैं कि अगर कोई एक्सेस पानी नदी में आता है तो यहाँ इनको छोड़कर पानी का स्तर जो है वो कंट्रोल कर लिया जाता है। ठीक है। चलिए आगे देखें, आगे कहता है लैंड यूज कंट्रोल, भूमि उपयोग पर नियंत्रण, फ्लड प्रूफिंग, यानी बाढ़ सुरक्षा उपाय। ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है कहता है कार्बन फुटप्रिंट। ये फुटप्रिंट क्या है, तो देखिए कार्बन फुटप्रिंट इज द टोटल अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज बाय द ह्यूमन एक्टिविटी, मतलब कि कार्बन फुटप्रिंट जो है वो मानव गतिविधियों से सर्जित कुल ग्रीन हाउस गैस की मात्रा है। यानी कार्बन फुटप्रिंट क्या है, फुटप्रिंट है ग्रीन हाउस गैस का रिलीज होना। और ये कैसे होती है, ये ह्यूमन एक्टिविटी से होती है। इट मेजर द कार्बन डाइऑक्साइड इक्विलेंट, मतलब इसे कार्बन डाइऑक्साइड समतुल्य से मापा जाता है। ठीक है। आगे देखिए क्या कहता है, सोर्स ऑफ कार्बन फुटप्रिंट, यानी क्या क्या सोर्स है, जैसे कि बर्निंग ऑफ फ्लोसिफॉइल है ना, यानी जीवाश्म ईंधनों का जलना है। ये देखिए यहाँ पर आप चित्र में देख रहे हैं किस तरीके से धुआं निकल रहा है गाड़ी से, तो ये सब क्या है, ये सब पॉल्यूशन ही है। नेक्स्ट, आगे कहता है ट्रांसपोर्टेशन, है ना, परिवहन, ये भी कहीं ना कहीं कार्बन फुटप्रिंट का कारण है। आगे नेक्स्ट देखिए, ये देखिए यहाँ पर उद्योग है ना, उद्योग जिस तरीके से ये कारखानों से धुआं निकल रहा है लगातार, ये देखिए, तो ये सब क्या है, ये सब बीमारी का कारण होता है। जैसे जैसे ये निकलेगा वैसे वैसे हमारे क्लाइमेट पर भी प्रभाव पड़ेगा। आगे डिफोरेस्टेशन, वन में कटाई है, हाउस होल्ड अप्लायंसेज है, घरेलू उपकरण है, और एग्रीकल्चर है, कृषि है। तो ये जितने भी चीजें हैं कहीं ना कहीं ये हमारे वातावरण को प्रभावित करती हैं, कार्बन फुटप्रिंट छोड़ती हैं। तो कार्बन फुटप्रिंट जो होता है इसके कितने प्रकार होते हैं, इसके दो प्रकार होते हैं। एक है डायरेक्ट कार्बन फुटप्रिंट, ठीक है, जिसमें आपका क्या क्या आता है, इसमें आपका जैसे ड्राइविंग व्हीकल्स हो गया है,
यूजिंग एलपीजी गैसेज हो गया और बर्निंग फ्यूल्स हो गया। ठीक है, तो ये क्या है, डायरेक्ट कार्बन फुटप्रिंट होता है। ठीक, इसके अलावा एक है इनडायरेक्ट कार्बन फुटप्रिंट, जैसे क्लोथ हो गया, इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो भी खाद्य पदार्थ हो गए हैं, तो ये इनडायरेक्ट कार्बन फुटप्रिंट्स हमारे हैं। आगे देखिए, आगे क्या कहता है इफेक्ट द हाई कार्बन फुटप्रिंट। अधिक कार्बन फुटप्रिंट के क्या प्रभाव है, तो ज्यादा जैसे कार्बन फुटप्रिंट होगा तो उससे क्या होगा, वैश्विक तापमान में वृद्धि होगी, जलवायु परिवर्तन होगा, समुद्र का स्तर बढ़ जाएगा, मौसम जो है ये बदल जाएगा और स्वास्थ्य संबंधी समस्या जो है ये पैदा होगी। तो ये क्या है, ये कार्बन फुटप्रिंट्स की क्या है, ये परिणाम है। इस तरीके से ये हमारे प्रभावित करती है। आगे कैसे हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं फुटप्रिंट्स को, तो यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट, हमें सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना चाहिए, हमें बिजली बचानी चाहिए, यूज रिन्यूएबल एनर्जी, हमें नवीकरणीय ऊर्जा का प्रयोग करना चाहिए, रिड्यूस प्लास्टिक यूज, प्लास्टिक का कम इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए और यूज जो है रीयूज और रिसाइकल करना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, रोल ऑफ स्टूडेंट्स, छात्रों की क्या भूमिका है, सेपरेट अवेयरनेस, जागरूकता फैलानी चाहिए, सेव द एनर्जी, घर में ऊर्जा को बचाना चाहिए। देखिए जिस तरीके से चित्र देख रहे हैं आप, तो ये सेव एनर्जी का एक एग्जांपल है कि अगर हम किसी कमरे में हैं और वहां हमारी जरूरत नहीं तो हमें लाइट को बंद कर देना चाहिए ताकि हम अपनी एनर्जी को सेव करें। नेक्स्ट देखिए, प्लांट जो है, ट्री, पेड़ लगाना है, तो ये देखिए बच्चे जो है ज्यादा से ज्यादा अगर हम पेड़ लगाएंगे तो क्या होगा, ये हमारे वातावरण को जो है बचाएगी। ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो गैसेज है उनको कम करेंगे। ठीक है, चलिए, तो पेड़ लगाना चाहिए। और आगे है फॉलो इको फ्रेंडली हैबिट्स, यानी पर्यावरण अनुकूल आदतें अपनानी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ ये पूरा चैप्टर मेरे द्वारा आपको समझा दिया गया है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो आपको वीडियो कैसी लगी अपने कमेंट जरूर कीजिएगा, अपने कमेंट में बताइएगा वीडियो कैसी लगी। और जो बच्चे चैनल से नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और आगे दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिएगा। मिलेंगे फिर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा और खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।